सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का लाइट जीएल चैनल पे स्वागत करता हूं। आज फिर उपस्थित हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस लाइट जीएल चैनल पे प्रतिदिन संध्या 7 बजे फ्री टेस्ट लिया जाता है और उसका वीडियो जो है पर डे यूट्यूब पे डाला जाता है। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रतिदिन टेस्ट देना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करें और हमसे जुड़िए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ऑप्शंस हैं चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या संसद। तो इसका सही जवाब होगा संसद। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। नागरिकता हटाने का किसी का अधिकार भी केवल और केवल संसद को है। यानी संसद चाहे तो किसी व्यक्ति की नागरिकता बरकरार रह सकती है, या संसद चाहे तो किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। यदि बात करें संसद की, तो नागरिकता कानून 1955 में यह वर्णित है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। अभी तक नागरिकता में पर 6 बार संशोधन किया जा चुका है। यदि बात करें किस व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है, तो इसके 5 प्रोसेस है। पहला जन्म, वंश, उसके बाद वंश, फिर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद राष्ट्रीयकरण या भूमि अर्जन। इसको बाय बाय समझ लेते हैं। यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो तो उसके आधार पर उसे नागरिकता मिल जाती है, या यदि किसी बच्चे के माता पिता भारतीय मूल के हो, मतलब भारत के निवासी हो और बाहर रहते हो, तो उस बच्चे को नागरिकता भारत की दी जाएगी। यदि कोई रजिस्ट्रेशन करा लेता है उसको भी मिलेगी, राष्ट्रीयकरण के द्वारा मिलेगी, या भूमि अर्जन। जैसे 100वां संविधान संशोधन जो है, उसके तहत बांग्लादेश की कुछ भूमि भारत ने लिया और भारत ने अपना कुछ भूमि बांग्लादेश को दिया। यानी कि भूमि का दोनों तरफ से अर्जन हुआ। इससे क्या हुआ कि जो भूमि बांग्लादेश से भारत में आई, उस भूमि पे उस गांव में रहने जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों को भी भारत की नागरिकता दे दी गई। और इस तरह से भूमि अर्जन करने पर उन व्यक्तियों को भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। यदि मान लीजिए कोई और भाग, जैसे पीओके जो है, पीओके यदि भारत में मिल जाता है तो पीओके के जो निवासी हैं उन्हें भी भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि चुनाव आयोग की बात की जाए तो चुनाव आयोग का वर्णन आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। राष्ट्रपति की बात की जाए तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। संसद की बात की जाए तो आर्टिकल 79 में है संसद। जैसे एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं, सरला, स से हो गया संसद आर्टिकल 79, र से हो गया राज्यसभा आर्टिकल 80, और ला से हो गया लोकसभा आर्टिकल 81। यानी कि सरला से 79, 80, 81 से आप संसद, राज्यसभा और लोकसभा तीनों का आर्टिकल याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? यानी कि मौलिक अधिकार वो जो है इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? ऑप्शंस है कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर से समानता, या आर्थिक समानता। तो इसका सही जवाब होगा आर्थिक समानता। यानी कि संविधान के आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल में या मौलिक अधिकारों में आर्थिक समानता का उल्लेख नहीं किया गया है। यदि बात की जाए कानून के समक्ष समानता, इसका वर्णन आर्टिकल 14 में है। यानी कानून के समक्ष सभी के सभी व्यक्ति जो है एक बराबर है,
विधि जो है वह सबके लिए एक तरह से लागू होगी। और कुछ अपवाद आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की बात की जाए, प्रधानमंत्री की बात की जाए, सांसद की बात की जाए, विधायक की बात की जाए, उपराष्ट्रपति की बात की जाए, इन्हें जो है कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, तो ये लोग अपवाद में आते हैं। लेकिन अगर आम नागरिक की बात की जाए तो सभी नागरिक जो है वह विधि के नजर में एक समान है, यानी कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है। यदि सामाजिक समानता की बात करें तो सामाजिक समानता का वर्णन आर्टिकल 15 में है, यानी कि समाज का हर वर्ग एक समान है, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वह वैश्य हो या शूद्र हो, चाहे वह किसी भी कोई भी काम करता हो, सभी को समाज में एक बराबर अधिकार दिया गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं सामाजिक समानता, यानी किसी के व्यक्ति के साथ समाज में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि अवसर की समानता की बात करें तो इसका वर्णन आर्टिकल 16 में है, यानी कि लोक नियोजन जो भी गवर्नमेंट जॉब वाला निकलता है उसमें सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति किसी भी लिंग, धर्म, जाति का हो। ठीक है, अब इसके कुछ 16 का आर्टिकल 1 क्लोज 1 क्लोज 2 इसमें भी उल्लेख किए हैं कि धर्म विशेष पे या नस्ल विशेष पे लोगों को कुछ रियायतें भी दी जाती है, कुछ आरक्षण भी दिए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह में SC ST कैटेगरी के जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें बहुत सारी छूट फी वगैरह में दी जाती है। तो ये हो, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? ऑप्शंस हैं देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही जवाब होगा सूचना का अधिकार, क्योंकि सूचना का अधिकार जो है वह एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार है, यानी वो जो व्यक्ति चाहे उसे हासिल कर सकता है, जिसको RTI बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसकी शुरुआत राजस्थान में 2005 में हुई थी। यदि आपको सरकार से कोई जानकारी चाहिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, तो आप आवेदन देके आप उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कुछ शुल्क अदा करके। यदि बात की जाए देश के किसी भाग में बसने के अधिकार, तो ये आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। आप देश के किसी भी कोने में जाकर व्यापार कर सकते हैं, अपने व्यापार का प्रचार कर सकते हैं, आप वहां पे निवास भी कर सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर अपवाद में था, लेकिन अब आप जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन खरीद कर वहां भी निवास कर सकते हैं, वहां के लड़के लड़कियों से भी आप शादी कर सकते हैं। यदि लिंग समानता का अधिकार की बात की जाए तो लिंग समानता का अधिकार जो है यह भी एक सामाजिक समानता का अधिकार है, यानी लिंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आप भी देख रहे हैं कि आज के डेट में महिलाओं की जो भागीदारी है वो पुरुषों के सापेक्ष बराबर धीरे धीरे होती दिखाई दे रही है, यानी अब महिलाएं भी पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर समाज में एक साथ आगे बढ़ रही हैं, वो भी बहुत सारे जॉब में जा रही हैं। अब पहले की तरह वो बात नहीं, जैसे पहले बहुत सारी पर्दा प्रथाएं थी कि लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती थी या जॉब वगैरह करने से हिचकिचाती थी, बट आज ऐसी कोई बात नहीं है, आज लड़कियां भी काफी समाज में आगे है। तो ये बात साबित करता है कि लिंग समानता का अधिकार दिया गया, यानी सब कोई किसी लिंग का हो एक समान है। जैसे आप देखे होंगे वो जैसे किन्नरों को भी सामाजिक अधिकार दिया गया कि वो भी एक समाज के अंग है, उन्हें भी जीने का अवसर है, वो भी समाज में एक समान है, बराबर है। यदि बात की जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसका वर्णन जो है आर्टिकल 23 और से लेकर 24 तक है। जैसे आर्टिकल 23 की बात की जाए तो मानव दुर्व्यापार, दास प्रथा, यानी आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते, इसके विरुद्ध अधिकार है। 24 में क्या है कि बच्चों को ऐसे कारखानों में या ऐसे कामों में जोखिम भरक, जहाँ जोखिम ज्यादा हो वहां पे काम पे नहीं लगाया जा सकता है यदि उनकी आयु 14 वर्ष से कम है। ठीक है, यानी आप बलात्कार और बच्चों से जो है काम नहीं ले सकते हैं होटल वगैरह कहीं भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूसी तथा भीमा डॉट डॉट नदी की सहायक नदी है, यानी कि मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शंस है महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी
इसका सही जवाब होगा कृष्णा। मूसी तथा भीमा नदी जो है वह कृष्णा की सहायक नदी है। यदि कृष्णा नदी की और सहायक नदियों की बात की जाए तो दूधगंगा, घाटप्रभा, कोयना, कुंडली, मालप्रभा, येरला, वारणा, बिंदी और भीमा और मूसी, ये सभी नदियां जो है वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु नदी का उद्गम होता है हिमालय पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से, हिंदू कुश पर्वतमाला से या काराकोरम पर्वतमाला से। तो इसका सही जवाब होगा कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, तलचर कोयला का प्रसिद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड। तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। तलचर कोयला जो है उड़ीसा क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इराक का प्राचीन नाम है? ऑप्शंस हैं मेसोपोटामिया, पर्सिया, फार्मोसा या दहोमी। इसका सही जवाब होगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी जो दजला और फरात दो नदियों के बीच में जन्मी एक सभ्यता थी और यह मेसोपोटामिया ईरान का प्राचीन नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धन विजय की? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। जी हाँ, समुद्रगुप्त जो है इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे सबसे पहली बार भारत का नेपोलियन एक इतिहासकार क्रिसेंट ऑर्थर स्मिथ ने कहा था। यानी कि क्रिसेंट ऑर्थर स्मिथ ने ही पहली बार समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इसे भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपने सैन्य अभियानों के लिए काफी प्रसिद्ध था। इसने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता एवं उत्तर भारत के 9 शासकों को हराया था। यह गुप्त काल का सबसे सर्वाधिक पराक्रमी शासक माना जाता है। इसने विक्रमांक कविराज की उपाधि भी धारण की थी। इसी के सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। बाद में जब खुदाई हुआ तो कुछ सिक्के प्राप्त हुए। उस सिक्के पे जो है समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए चित्रित देखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? इसका सही ऑप्शंस है वसुमित्र, कल्लर, जयपाल या महिपाल। इसका सही जवाब होगा कल्लर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? ऑप्शंस है अंग्रेज, हैदर अली, मराठा या हैदराबाद का निजाम। तो इसका सही जवाब होगा हैदर अली। प्रथम अंग्रेजों और मैसूर को जो युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली की जीत हुई थी। हैदर अली जो है वह मैसूर का शासक था। 1766 से लेकर 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। उसी के बाद 1769 में जो है मद्रास की संधि हुई थी। यह संधि अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुई थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और यदि आपका वीडियो अच्छा लग रहा है, ज्ञानवर्धक लग रहा है, प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिदिन टेस्ट देने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू।